Hi everyone, my name is Vinita, and this session is about effective time management between the GS preparation and मैथ्स ऑप्शनल प्रिपरेशन। क्योंकि देखो दो चीज़ें हैं। मैथ्स ऑप्शनल का सिलेबस वास्ट है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लिखने का काम ज़्यादा रहता है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरी चीज़, जीएस में ये कंट्रीब्यूट नहीं करता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर ऑप्शनल के जो कैंडिडेट्स हैं ना, वो कुछ ज़्यादा ही जीएस और ऑप्शनल के बीच प्रिपरेशन को बैलेंस आउट करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो इस सेशन में मैं उसी चीज़ को डिस्कस करूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, 3 टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं, है ना? मतलब अभी करंटली एट प्रेज़ेंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स। टाइप 1 आर दोज़ जो 2024 में अपीयर होंगे और उन्होंने अपना पूरा सिलेबस पढ़ लिया है। टाइप 2 कैंडिडेट्स आर दोज़ जो 2024 में अपीयर होंगे बट उन्होंने पार्शियल सिलेबस कंप्लीट किया है। पार्शियल में ऐसा हो सकता है कि आपने 40%, 50%, 60% मतलब कंप्लीट सिलेबस नहीं पढ़ा है बट पढ़ा है आपने। थर्ड टाइप ऑफ एस्पायरेंट्स वो हैं जो 2024 में अपीयर नहीं होंगे, 2025 में अपीयर होंगे बट अभी तक उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। उनके लिए इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज हो सकते हैं, बिकॉज सूनर और लेटर आप भी सेम प्रॉब्लम फेस करोगे, तो जो 2025 में अपीयर होंगे वो। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनना, इस सेशन को ध्यान से समझना और उसके बाद अपना असेसमेंट लगाना। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले टाइप 1 एस्पायरेंट्स को, जिन्होंने अपना पूरा सिलेबस पढ़ लिया है एक बार। तो अब आपके पास ना, अब आपको फोकस करना है 3 चीजों पर: रिवीजन, टेस्ट एंड प्रैक्टिस। रिवीजन आपका जल्दी जल्दी होता जाएगा अगर आपने शुरू में जो फुल सिलेबस है वो काफी अच्छे से पढ़ा है, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, एक अच्छे मेंटोर से आपने समझा है, सब कुछ अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा है, समझ समझ के पढ़ा है, तो रिवीजन में आपको लेसर टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा। अब रिवीजन कैसे करना है वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। दूसरा टेस्ट, आपको अभी सेक्शनल टेस्ट पर ज्यादा फोकस करना है प्रीलिम से पहले। फुल लेंथ टेस्ट प्रीलिम से पहले ना ही लगाओ तो अच्छा है। ऐसे करना कि एक सेक्शन फिनिश किया और फिर एक सेक्शनल टेस्ट उसका लगा लिया, एक या दो सेक्शनल टेस्ट जितने भी अवेलेबल है। अब ये मार्केट में टेस्ट सीरीज जो प्रोवाइड की जाती है उसमें सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, सेक्शनल टेस्ट नहीं होते हैं। तो मैंने अपनी एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है जिसमें सेक्शनल टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तीसरी जो चीज है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना हो सके उतने आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जो आपके पास अवेलेबल है वो भी बार बार करने हैं, इन केस आपके पास नए क्वेश्चंस हैं वो तो करने ही है, राइट? तो द वट एवर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू हैव इन हैंड, जो स्टैंडर्ड सोर्सेज से क्वेश्चंस है वो तो डेफिनेटली कई बार मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको प्रिपेयर करते जाना है। जब भी आप कोई सेक्शन को रिवाइज करोगे तो उसमें, जैसे मान लो मैं डायगोनलाइजेबिलिटी पढ़ रही हूँ, तो उसमें लिखो कि स्टेप बाय स्टेप डायगोनलाइजेबिलिटी का क्या प्रोसीजर रहता है। एक टॉपिक लिखा, उससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिख लिया, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही ब्रीफ मैनर में, ताकि ना ये गो टू नोट्स रहेंगे आपके जब आप मेंस देने जाओगे ना, और आपके पास टाइम कम रहेगा क्योंकि लगातार जीएस पेपर्स होते हैं, तो आपको दिन नहीं मिलता है बीच में, है ना, फ्री टाइम नहीं मिलता है। तो ये आपके गो टू नोट्स रहेंगे उस टाइम पर। फॉर्मूला शीट तो सभी को बनानी है, चाहे टाइप 1 हो, चाहे टाइप 2 हो, चाहे टाइप 3 हो। अब ये फॉर्मूले शीट क्या है? जो भी आपका फॉर्मूला यूज होता है, आपको आता है या नहीं आता है, आपको सारे फॉर्मूले एक जगह पर लिख लेने। ट्रिग्नोमेट्री के, डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के, फंक्शंस के, डोमेन रेंज, ये सब आपको लिख लेना है ना? एक्सपांशन के फॉर्मूले, बाइनोमियल एक्सपांशन बहुत यूज होता है, तो ये सारा आपको लिख लेना है। सो टाइप 1 को 3 चीजों पर फोकस करना है: रिवीजन, टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट एंड प्रैक्टिस। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस। अब आता है टाइप 2 एस्पायरेंट्स, जिन्होंने मतलब 2024 में अपीयर होना है बट उन्होंने पार्शियल सिलेबस पढ़ा हुआ है, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है।
तो आपको एक तो नया कंटेंट आपको कवर करना है, जो आपका लेफ्ट आउट है ना, व्हाटएवर इज लेफ्ट आउट, वो आप कवर कर रहे होगे। दूसरा, आपको जो ऑलरेडी डन पोर्शन है ना, उसको रिवाइज भी करना है। बिकॉज नहीं तो क्या होगा ना, वो आप भूल जाओगे और आपका कोई भी टॉपिक प्रीलिम्स से पहले स्ट्रेंथन नहीं होगा। फिर जैसे ही प्रीलिम्स नजदीक आएगा, आपको लगेगा कि आपके ऑप्शनल की तो तैयारी ही नहीं है, क्योंकि आपका कोई टॉपिक ऐसे रिवाइज होकर स्ट्रेंथन नहीं हुआ है। कोई चीज ना पहली बार जब हम पढ़ते हैं तो वो उतना अच्छे से नहीं होती है, नहीं नहीं कवर होती है। उसको रिवाइज करना पड़ता है। जब आप उसको 2 बार रिवाइज कर लेते हो ना, तो वो स्ट्रेंथन हो जाती है। फिर आप उसको डन मान सकते हो कि अब मैं इसको बाद में उठा सकता हूँ। तो जब मैं उठाऊंगा तब मुझे कम टाइम देना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, एक बार पढ़ा और फिर उसको रिवाइज नहीं किया तो आगे आपको उसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, उसको फिर से समझना पड़ सकता है आपको। सो एक तो नया कंटेंट कवर करना है, एक रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ ही प्रैक्टिस तो आ ही जाती है, बिकॉज मैथ्स में प्रैक्टिस के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो रिवीजन भी कर रहे हो तो क्वेश्चंस तो कर ही रही हो ना, तो प्रैक्टिस इज अल्टीमेटली देयर। फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग वट एवर यू कैन। जो मतलब टॉपिक ऐसा हो सकता है ना, जिसको आप अभी 7-8 दिन में पढ़ के रिवाइज करके प्रैक्टिस करके एक तरफ रख सकते हो कि ये मेरा पक्का है, डन है, तो वो फोकस करना है। कि प्रीलिम से पहले ओवरऑल जब आप पिक्चर देखो ना, तो आपके पास बहुत सारे सेट ऑफ सेक्शंस ऐसे हो जो कि आप जिनमें आप कॉन्फिडेंट हो। ऐसा ना हो स्कैटर्ड पोर्शन है, हर सेक्शन के स्कैटर्ड पोर्शंस है कि इसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ और इसमें मैं वीक हूँ, ऐसा ना हो। एक सेक्शन पूरा उठाओ जिसको आप पक्का कर सकते हो। ये मैं आगे डिस्कस करूंगी कौन कौन से सेक्शंस ऐसे हैं जो आप प्रीलिम से पहले टोटली स्ट्रेंथन कर सकते हो, कि उनसे क्वेश्चन नहीं अटकेगा। उनसे क्वेश्चन आया तो सारे मैं कर दूंगा, इस टाइप की सिचुएशन में आप होने चाहिए। अब टाइप 3 एस्पायरेंट्स, यार देखो, जो 2025 के लिए अपियर हो रहे हैं, आपको अभी लगेगा कि आपके पास बहुत टाइम है और आप जगह जगह पर ये सर्च कर रहे होगे क्या रिसोर्सेज हैं, क्या बुक्स आपको फॉलो करनी है, मेरे पास बहुत टाइम है। और ये सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सी ऐसा होता है, हमें लगता है हमारे पास बहुत टाइम है, बट इट रन्स अवे वेरी फास्ट। पता भी नहीं चलेगा कब आप सेम सिचुएशन पर होंगे नेक्स्ट ईयर नवंबर में, और पता भी नहीं चलेगा कि बाकी टाइम कहाँ चला गया। इसलिए स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। कोचिंग नेसेसरी है। नेसेसरी इसलिए है, नहीं तो आप खुद से समझोगे तो उसमें डबल टाइम लगेगा। मेंटोर आपको बता सकता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है किस इस एक पर्टिकुलर टॉपिक से और कितना हमें पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो 2025 में अपियर हो रहे हैं, जल्दी से जल्दी अपना जो भी है क्लासेस, जहाँ पर जैसे मेरी क्लासेस अभी शुरू हो रही हैं 15 दिसंबर से, उसकी डिटेल्स मैं नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में डाल दूंगी। एक इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, उसमें मैं उसकी डिटेल्स अपलोड कर दूंगी। दिस इज ए कंप्लीट बैच फॉर 2025 पीपल। एंड डोंट यू एवर थिंक कि आप नेक्स्ट जून में स्टार्ट कर लोगे। आपको कम, अगर आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे ना, उतना ही आपको आपके टॉपिक्स रिवाइज होते जाएंगे, प्रैक्टिस होते जाएंगे। और जब आप मेंस दोगे तब तक वो इतना प्रैक्टिस हो चुका होगा कि एग्जाम में आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा। और ऐसे कैंडिडेट्स मैंने देखे जिनका आंसर तक मतलब उनको पता होता है कि इस क्वेश्चन में आंसर ये आएगा, क्योंकि वो इतना प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस और मैथ्स ऑप्शनल में ऐसा रहेगा कि आपको के किए हुए क्वेश्चंस अटक जाएंगे, है ना। हो सकता है स्टेटमेंट इधर उधर हो, मतलब नंबर्स का डिफरेंस हो, बट टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो टाइप 3 वाले जो है ना, वो इस वीडियो को सिर्फ इस पर्पज से देखो कि आप थोड़ा सा सीरियस हो जाओ प्रिपरेशन की तरफ, है ना, अभी से ही। ठीक है, क्योंकि कल कल को आप भी सेम सिचुएशन पर होंगे जो टाइप 1 और टाइप 2 वाले हैं, उनकी तरह। ठीक है, अब बात आती है कि जो टाइप 1 और टाइप 2 वाले एस्पायरेंट्स हैं, उनको कितना टाइम डिवोट करना है टिल फेब्रुअरी। अब ये वीडियो मैं बना रही हूँ नवंबर में। नवंबर से पहले तो ऑब्वियसली आपने जितना भी टाइम डिवोट किया उसका हम बात नहीं करते हैं, कोई फायदा नहीं है। अभी आगे देखो,
इन केस यू हैव 6 आवर्स अवेलेबल टू यू, देखो मिनिमम 6 आवर्स तो होने चाहिए इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर मैथ्स ऑप्शनल। इफ यू हैव 6 आवर्स तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो 3+3 और 2+4 में। जो टाइप 1 एस्पायरेंट्स है वो 2+4 में ब्रेक करने की कंडीशन में है, क्योंकि उन्हें क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है ना, नया कंटेंट इन्हें कवर नहीं करना है। और जो टाइप 2 एस्पायरेंट्स हैं, क्योंकि उन्हें नया कंटेंट भी कवर करना है, तो उनको 3 आवर्स तो मिनिमम डिवोट करने पड़ेंगे मैथ्स ऑप्शनल को, टिल February आई एम टॉकिंग अबाउट। अब इसमें से आप 1 आवर रिवीजन को दे सकते हो, जो ऑलरेडी डन कंटेंट है उसको रिवाइज करने के लिए, और 2 आवर्स जो है वो नए कंटेंट को पढ़ने के लिए दे सकते हो। ठीक है। अब आपको अगर लगता है कि 3 घंटे मैम जीएस प्रिपरेशन के लिए तो बहुत कम है, नो डाउट बहुत कम है, इसलिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे वीकेंड्स में या कभी आपका ऑफ है तब आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है, तो वहाँ कंपनसेट करो, है ना, जो लेसर टाइम अभी वीकडेज में जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनकी बात मैं कर रही हूँ। और अगर आप सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हो तो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, है ना। तो 7 आवर्स अगर आपके पास हैं तो उसको ब्रेक करो 3+4 में। ये टाइप 2 एस्पायरेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि 3 आवर्स मैथ्स ऑप्शनल को दो और जो 4 आवर्स है वो जीएस प्रिपरेशन को दो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जीएस का प्रिपरेशन काफी मतलब बेसिक्स आपके काफी स्ट्रांग हैं, हो सकता है आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, तो आपने जीएस को ऑलरेडी जैसे स्टैटिक पोर्शन आपका पढ़ा हुआ है और करंट अफेयर्स बस पढ़ना है, तो ये टाइम आप बढ़ा भी सकते हो मैथ्स ऑप्शनल वाला। बिकॉज यहाँ पर अगर आप टाइम बढ़ाओगे तो आउटपुट आपको अच्छा मिलेगा, है ना। तो वहां पर जीएस प्रिपरेशन, जब जीएस के लिए अगर आप मतलब ज्यादा टाइम निकालना चाहते हो तो वैसे तो निकालना जरूरी हो गया है, बिकॉज प्रीलिम्स थोड़ा सा डाइसी हो गया है ना, तो आपको प्रीलिम्स के लिए भी 4-5 महीने चाहिए इस बारी, है ना। तो वो आप देखो आप किस स्टेज पर हो, जीएस का जो प्रिपरेशन आपका वो किस लेवल का है, बिल्कुल बिगिनर हो या मतलब काफी परफेक्ट हो, या फिर बीच में हो, मतलब कुछ कुछ पोर्शंस अच्छे हैं कुछ खराब है, इस तरह से। तो एक एक सब्जेक्ट उठाना जीएस में भी, ऐसे मल्टीपल सब्जेक्ट्स मत कवर करना एक दिन में, है ना। तो ये 3+4 में आप ब्रेक कर सकते हो मैथ्स ऑप्शनल और जीएस का। यही चीज टाइप 1 के लिए 2+5 में हो जाएगी। 2 घंटे मैथ्स ऑप्शनल को दो रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, एंड 5 घंटे अपना जीएस प्रिपरेशन को दो। अब मैं इसलिए दे रही हूँ यहाँ पर, वैसे तो फेब बेसिकली नवंबर से पहले तो मैं उल्टा बोलती कि यहाँ घंटे ज्यादा दो मैथ्स ऑप्शनल को कवर करने में, क्योंकि यहाँ आपको आउटपुट ज्यादा मिलेगा। बट क्योंकि नवंबर आ चुका है, मैं ये नहीं चाहती कि आप प्रीलिम्स में फेल हो जाओ, इसलिए अपना जीएस वाला जो पोर्शन है ना उसको खूब स्ट्रॉन्ग करना आपको। स्पेशली स्टैटिक पोर्शन आपका काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे करंट अफेयर्स स्टैटिक पोर्शन का यूज करके भी सॉल्व हो सकते हैं, मतलब एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो अगर आपका स्टैटिक काफी स्ट्रॉन्ग है ना, बहुत बार आपने रिवाइज किया है। तो मैं उस चीज को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती हूँ। तो यहाँ ऐसा करना कि 2 आवर्स दे देना जो टाइप 1 एस्पायरेंट्स है, और जो टाइप 2 है उनको 3 आवर्स तो मिनिमम देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको नया कंटेंट भी कवर करना है और आपको पिछला रिवाइज भी करना है। अगर आपके पास मोर देन 7 आवर्स है तो 4+4+ मैथ्स ऑप्शनल को देने में कोई वो नहीं है, मतलब 4+ तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 4 आवर्स रखो, 4 आवर्स रखो मैथ्स ऑप्शनल के लिए। ये टाइप 1 भी और टाइप 2 भी दोनों के लिए। जो टाइप 1 है उनका बार बार रिवीजन हो जाएगा, है ना, और जो टाइप 2 है उनका जो नया कंटेंट है वो भी कवर होता रहेगा, और जो रिवीजन है वो भी चलता रहेगा ऑलरेडी डन पोर्शन का। ऑल गुड। सो 4 आवर्स इसमें रखो इफ यू हैव मोर देन 7 आवर्स अवेलेबल विद यू। ये मैं टिल February की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है February के बाद क्या सिचुएशन रहेगी। देखो अगर और कोई ऑप्शनल होता है तो मैं ये बोल देती कि यार ऑप्शनल को साइड में रखो, अपना प्रीलिम्स पर फोकस करो। बट यहाँ पर भी अगेन क्योंकि मैथ्स ऑप्शनल है, अगर आप बिल्कुल छोड़ दोगे तो भूल जाओगे, तो वो सिचुएशन ना आए, इसलिए थोड़ा सा टाइम तो देते रहना पड़ेगा मैथ्स ऑप्शनल को।
है ना? तो अगर आपके पास 6 आवर्स है या 7 आवर्स भी हैं, तो 1-1 आवर्स डेफ़िनेटली मैथ्स ऑप्शनल को देना और इस टाइम में नया कंटेंट मत कवर करना, सिर्फ़ रिवाइज़ करना। जो ऑलरेडी डन पोर्शन है ना, उसको रिवाइज़ करना और प्रैक्टिस करना। यहाँ पर वही बात अप्लाई होती है कि स्ट्रेंथन करते जाओ एक-एक सेक्शन को। नो मैटर हाउ मेनी डेज़ इट टेक्स, बट किसी भी टॉपिक को ना आधा-अधूरा मत कवर करना। है ना? या फिर स्कैटर्ड मैनर में मत पढ़ना, है ना? तो एक-एक टॉपिक को स्ट्रेंथन करो जो कर सकते हो। अब 10 आवर्स अगर हैं तो ऑब्वियसली 2+8 दे दो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम जीएस का प्रिपरेशन प्रीलिम्स ज़रूरी है, तो 1+9 ही रहने दो। व्हेनेवर इट कम्स टू चूज़िंग बिटवीन कि आपका जीएस बहुत मतलब उतना अच्छे से तैयार नहीं है कि आप प्रीलिम्स के लिए कॉन्फिडेंट हो पाओ, तो चूज़ द जीएस प्रिपरेशन क्योंकि प्रीलिम्स के लिए कॉन्फिडेंट होना प्राइमरी चीज़ है। वहाँ अगर फेल हो गई तो मेंस लिख ही नहीं पाओगे, है ना? तो यहाँ पर 1 आवर दे देना और मोर देन 10 आवर्स अवेलेबल हैं तो 2 आवर्स दे देना, है ना? उससे ज़्यादा नहीं देना फ़रवरी के बाद। क्योंकि प्रीलिम्स 2023 के प्रीलिम्स को देखते हुए आपको कम से कम भी 4-5 महीने डेडिकेशन से सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करनी पड़ेगी, है ना? तो ये पोस्ट फ़ेब्रुअरी सिनेरियो रहेगा। अब अब मैं बताती हूँ आपको ये जो ऊपर मैंने बताया है कि टाइप 1 को रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, टेस्ट लगाने हैं। टाइप 2 को न्यू कंटेंट कवर करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है और जो भी आप टॉपिक स्ट्रेंथन कर सकते हो उसको स्ट्रेंथन करना है। अब मैं बताती हूँ कि कौन-कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बिफोर प्रीलिम्स अगर पॉसिबल है तो स्ट्रेंथन कर लो और कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जिनको पोस्ट प्रीलिम्स के लिए छोड़ दो। क्योंकि वो अगर अभी पढ़ोगे भी ना तो आप भूल जाओगे, है ना? तो कुछ टॉपिक्स जैसे कि लीनियर अलजेब्रा है, बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन देखा कि भाई रैंक से क्वेश्चन आता है कवर कर लिया, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर से क्वेश्चन आता है कवर कर लिया, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कवर कर लिया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस कवर कर लिया। टॉपिक बाय टॉपिक रिवाइज करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज करो। सेकंड, ओडीई परफेक्ट हो सकता है बिफोर प्रीलिम्स, स्ट्रेंथन हो सकता है। थर्ड, वेक्टर एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है। फोर्थ, कैलकुलस। फिफ्थ, रियल एनालिसिस। Sixth, LPP. Seventh, NA, numerical analysis. Eighth, partial differential equation. Ninth, complex analysis. ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि प्रीलिम्स से पहले स्ट्रेंथन हो सकते हैं। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा सूटेबल लगता है कि पहले आप कौन सा पिक करना चाहते हो, है ना? तो जैसे आप रिवाइज करने बैठोगे तो 10 टू 15 डेज जैसे लीनियर अलजेब्रा ओडी इनको 10 टू 15 डेज लग जाएंगे आपको। हाँ, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो हो सकता है कम दिन में भी निपट जाए। तो डेज डिसाइड करना कि इस दिन मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा, इस दिन मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा और एक टॉपिक से को एक सेक्शन को पूरा खत्म कर दो। इस तरह से टाइप 1 भी और टाइप 2 भी। टाइप 2 को भी ये देखना है कि इनमें से कौन से सेक्शंस आपने कवर कर लिए हैं जिनको आप स्ट्रेंथन कर सकते हो प्रीलिम से पहले और करना चाहिए आपको। क्योंकि ये सेक्शंस ऐसे इनसे क्वेश्चन नहीं रुकता है। मतलब बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में ऐसा होगा कि बहुत आउट ऑफ द वो क्वेश्चन आ गया, मतलब थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया तो अटक गया, मतलब नहीं हुआ आपसे। अदरवाइज हो जाते हैं इनके क्वेश्चंस। अब पोस्ट प्रीलिम्स में कौन-कौन से बचे? एक तो मॉडर्न अलजेब्रा बच गया, मॉडर्न अलजेब्रा, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स बच गया और एक आपके पास मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स बच गया, मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है? तो इन टोटल 13 होते हैं। हमारा कौन सा सेक्शन बचा इसमें? एनालिटिक ज्योमेट्री। एनालिटिक हो सकता है, एनालिटिक प्रीलिम से पहले हो सकता है।
देखो, मॉडर्न अलजेब्रा को प्रीलिम से पहले पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, एक बार मान लो कि जैसे आप यही सेक्शन आपका बचा हुआ है, टाइप 2 वालों में इस यही सेक्शन आपका बचा हुआ है, तो इसको पढ़ लो। प्रीलिम से पहले थोड़ा समझ में आ जाएगा कि ये सिले सब्जेक्ट एक्चुअल में है क्या। लेकिन इसको रिवाइज़ मत करना। एक बार पढ़ लो, ठीक है, डन। उसके बाद रिवाइज़ इसको करना प्रीलिम्स के बाद, क्योंकि थ्योरम्स है इसमें। थ्योरम्स अभी जितना भी करोगे भूल जाओगे बाद में, तो इसको बाद के लिए रखो। सेम गोज़ फॉर स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। अब अगर आपके पास टाइम है, तो ये भी आप कवर कर सकते हो। इसमें से भी कुछ टॉपिक्स आप प्रीलिम से पहले कवर कर लो, और अगर नहीं टाइम है, तो इसको छोड़ दो, क्योंकि ये आपको हेडेक ही देगा। इसके कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस आपको हेडेक दे सकते हैं, क्योंकि इसमें फिजिक्स वाला पोर्शन आता है और वो सारा आपका पक्का हो, सारा बहुत अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, कुछ-कुछ टॉपिक्स हैं जैसे पीवीडब्ल्यू है और कॉमन कैटेनरी है, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सेंट्रल ऑर्बिट है, कंस्ट्रेंट मोशन है, ये सब पूरे हो सकते हैं। सेम गोज़ फॉर मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। इसमें भी फ्लूइड का कुछ-कुछ पोर्शन है, जैसे स्ट्रीमलाइन्स, स्ट्रिक लाइन्स, पाथ लाइन्स, सोर्सेस, सिंक वाला जो पोर्शन है। सेम डायनामिक्स में जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये 2-3 टॉपिक्स आप अच्छे से करके रख सकते हो प्रीलिम्स से पहले। नहीं तो बाकी सारा आप प्रीलिम्स के बाद के लिए ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है। ऑल गुड? सो जिन लोगों ने मान लो कि सिलेबस सारा पढ़ लिया है, तो उनके पास तो अभी जैसे टाइम है, तो आपको ये सारे टॉपिक्स तो बिल्कुल ही पक्के करने हैं। पक्के इन द सेंस कि इतने क्वेश्चंस कर लो कि मैं आपसे पूछूं कि इस सब्जेक्ट से इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आप कैसे टैकल करोगे, और आपके पास जवाब होना चाहिए। इस तरह से पक्के करके चलना है। और जो टाइप 2 एस्पायरेंट्स है ना, जो नया कंटेंट भी कवर कर रहे हैं, तो उनके पास थोड़ा कम टाइम है। तो देखो कि मैक्सिमम इन 13 में से कितने सेक्शंस आप स्ट्रेंथन कर सकते हो विद द इन हैंड टाइम अवेलेबल टू यू, और फिर अपना आगे बढ़ते रहो। देखो, किसी को भी ना इस चीज में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि इतना सारा बचा हुआ है। ये सोचो कि कितना आप कर सकते हो नेक्स्ट फ्यू डेज में, इस पर ध्यान दो। आप क्या करते हो, आप सोचते हो 13 सेक्शंस है, कैसे पूरे होंगे। आप ये नहीं सोचते हो कि अगले एक हफ्ते में एक सेक्शन फिनिश कर सकता हूँ मैं। तो उस चीज पर फोकस करना है, चीजों को ना कंप्लीशन पर फोकस करो, चीजों को पेंडिंग मत रखो, उनके दिमाग में पेंडिंग मत रखो बिल्कुल भी। इतनी देर आप सोचते हो ना, इतनी देर में तो आप एक दो क्वेश्चंस करके एक टॉपिक को समझ सकते हो अच्छे से, है ना। तो सॉल्यूशन की तरफ आपको जाना है, उस चीज को बार बार रिपीटेडली अपने दिमाग में नहीं रखना है। तो ये बता दिया मैंने, ये 13 सेक्शंस है आपके पास, जो प्रीलिम से पहले आपको कोशिश करनी है कि इनमें से मैक्सिमम सेक्शंस आपके स्ट्रेंथन हो जाए, और ये बाकी हम प्रीलिम्स के बाद देख लेंगे। अब इनमें ना जो लोग ऐसे हैं कि मतलब जिनको प्रीलिम्स का कुछ ज्यादा ही एक तरह से फोबिया है, क्योंकि होता है, मतलब क्योंकि कई बार जैसे हो सकता है, मतलब अनफॉर्चुनेटली फेल हो चुके हो, तो मैं यही कहना चाहूंगी उस केस में जीएस पर ही फोकस रखो। फिर फरवरी के बाद ना थोड़ा थोड़ा करते रहो। इन 13th में से अगर 2-3 सेक्शंस भी आप कंप्लीट कर पाते हो ना, वेल एंड गुड। बट हाँ, सबका नॉलेज होना चाहिए आपको। एक बार तो सारे कवर होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, प्रीलिम्स के बाद आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे कि अब आगे क्या करूं, मेरा तो सेक्शंस सारे तैयार ही नहीं है ना। तो यहाँ पर मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि जो 2024 में अपीयर हो रहे हैं, उनका कम से कम भी 40% सिलेबस हो चुका है। 40-50%, 50 से अबव मान के चलो, 60% सिलेबस हो चुका है, ये मैं मान कर चल रही हूँ। तब मैंने ये गाइडेंस आपको प्रोवाइड करी है। रही बात 2025 वालों की, 2025 वालों के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से, और मेंटोरशिप कोचिंग कह लो, मेंटोरशिप कह लो, जरूरी है, क्योंकि आप काइंड ऑफ लॉस्ट हो सकते हो। रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, और टॉपिक्स को कहाँ तक पढ़ना है, किस एक्सटेंट तक पढ़ना है, ये नहीं समझ आएगा। पीवाईक्यूज को खुद से एनालाइज करना पड़ेगा आपको। मैं क्लास में खुद से करवा देती हूँ,
प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको खुद से ढूंढने पड़ेंगे, क्लास में ही आपको काफ़ी मिल जाएंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं इसका आपको आइडिया टॉपिक के साथ लगता रहेगा। जो फॉर्मूले हैं वो साथ के साथ मैं बताती रहूंगी, और आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो भी साथ के साथ कवर होते रहेंगे। ऑलराइट, so this is it about this session, and I'll see you in the next session. Till then, bye bye, take care.